Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to read about the air and atmosphere. But before that, now you can ask your questions and query on Storytellers Facebook page as well. You will find the link in description below. Now let us start the video. First thing is atmosphere. Atmosphere होता क्या है? Atmosphere is like a blanket of air around the earth. Atmosphere हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह होता है. And what this blanket consists of? ये ब्लैंकेट बना किसका होता है? Of air, हवा का. यानी सारी गैसेस जितनी भी हमारी अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. Although it is not visible to us, हम इसे देख नहीं सकते हैं, but it performs many functions without which the presence of life is impossible. It provides us the gases essential for many aspects in the life. हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए गैसेस हमें ये एटमॉस्फेयर ही प्रोवाइड करता है. जैसे ऑक्सीजन, उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते. नाइट्रोजन, उसके बिना फूड ग्रो नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ चेक हो जाएगी, मीन्स रुक जाएगी. कंट्रोल द टेम्परेचर ऑन अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करती है. दैट वी हैव रेड इन अर्लियर लेक्चर्स. हॉट और कोल्ड एयर, जो विंड होती है उसकी प्रेजेंस एयर की वजह से ही होती है. अगर एयर नहीं होगी तो मूविंग एयर भी नहीं होगी, जिसको हम विंड कहते हैं. अर्थ डज नॉट बिकम टू हॉट और टू कोल्ड बिकॉज ऑफ दिस. Other than that, the movement of moisture. We have already read that humidity is the presence of water in air. जितने अमाउंट में एयर प्रेजेंट होगी, जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होगा वाटर वेपर्स का एयर में, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. तो जब भी एयर फ्लो हो रही है यानी विंड चल रही है, तब क्या होगा? उसके साथ मॉइस्चर भी कैरी होगा. So this way it helps in the movement of moisture as well. Besides this, atmosphere also provide the important source of energy. Atmosphere से हमें energy भी मिलती है. Let us see further. Composition of atmosphere. Atmosphere अब बना किसका है? जो हमारा atmosphere है वो different type of gases का बना है, जो एक specific proportion या density में present होती हैं. और इसके साथ साथ इसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं और पॉल्यूटेंट्स होते हैं. और ये जो इनका कॉम्पोजिशन है वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, कि जितना अच्छा क्लाइमेट होगा वहाँ पर कम पॉल्यूटेंट्स होंगे. अगर पॉल्यूटेड क्लाइमेट है तो वहाँ ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट होंगे. क्या होता है इन जनरल सेंस कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज हैं उनका रेशियो या प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है. और ये प्रोपोर्शन और रेशियो क्या होता है? 78% होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और रेस्ट 1 to 2% के अंदर 1% CO2 होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, और रेस्ट ऑफ दिस पोर्शन इज़ आर्गन, नियॉन, हीलियम, सारी इनर्ट गैसेज होती हैं. कमिंग फर्दर, वी विल स्टार्ट विद ऑक्सीजन फर्स्ट. सबसे पहले ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होता है एयर में? 20 to 21%. अब ये ऑक्सीजन करती क्या है? इट इज़ मोस्ट एसेंशियल गैस. इसके बिना हम ब्रीथ नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते. ऑल एनिमल एंड ह्यूमन ब्रीथ विद द एयर. प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. प्लांट भी क्या करते हैं? बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. इवन एनिमल्स लिविंग इन द सी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. जो सी में रहने वाले एनिमल होते हैं वो भी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर फायर. बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं जलती है. इसके अलावा ये कॉज करती है रस्टिंग, जंग लगना ऑन आयरन और सम अदर मेटल्स, और भी बाकी सारे मटीरियल्स पे भी रस्टिंग ऑक्सीजन की वजह से ही होती है. कमिंग फर्दर, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या करती है? इट हैज़ अ पिक्यूलियर प्रॉपर्टी. पिक्यूलियर मीन्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये अब्जॉर्ब नहीं होती है बाय द ह्यूमंस और द प्लांट्स. जब भी हम ब्रीथ करते हैं, हम जितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनहेल करते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सहेल करते हैं.
प्लांट भी नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। इन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं राइजोबियम। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में। अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट प्लांट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको अपनी डेली बेसिक नीड के लिए यूज़ करते हैं। और नाइट्रोजन जो होती है दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, और प्रोटीन नहीं होगा तो कोई भी मास या स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। कमिंग फर्दर, नाउ कमिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब पेड़ सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट यूटिलाइज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। अब क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है सनलाइट की फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट क्या करते हैं, जब भी सनलाइट नहीं होती है एट दैट टाइम प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जब भी सनलाइट होती है तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट गिव्स ऑक्सीजन, फूड प्लस एनर्जी। अब ये जो ऑक्सीजन बन रही है उसका क्या होगा, ये हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होगी तो दैट विल बी यूज्ड बाय अदर एनिमल्स। सो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। और ह्यूमंस और अदर एनिमल्स क्या करते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट यानी उल्टा करते हैं। वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह क्या होगा, जब हमने डे टाइम में या फिर किसी भी टाइम ऑफ द डे में कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों ने इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों ने लिया, तो एनवायरनमेंट से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। तो ह्यूमंस क्या करेंगे, एनिमल्स क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी एक्सहेल कर रहे हैं तब एनवायरनमेंट को वापस कर देंगे। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सेम रहेगा। ऑन द अदर हैंड हम ह्यूमंस या एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उस ऑक्सीजन को पूरा कौन करता है, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करेंगे, हमने जितनी ऑक्सीजन इनहेल करी है उतनी उससे थोड़ी कम या ज़्यादा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को दे देते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो इस तरह एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का अमाउंट इक्वल रहता है। सो दिस वे जब भी हम पेड़ों को कट करते हैं या डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, सो वी आर disturbing the earth's cycles. So that will be harmful for us and environment as well. इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बिगड़ जाएगा, इट विल बी डिस्टर्ब्ड। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्निंग ऑफ वेस्ट, ये क्या करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पुट कर देते हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन एटमॉस्फेयर। तो इसका भी क्या होगा, एक बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। कमिंग फर्दर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट कि एक बकेट के अंदर सारी गैसेस भरी हुई हैं, उसके अंदर अर्थ है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 layers। एंड व्हाट आर दीज 5 layers? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। हियर वी आर सपोज टू हैव अर्थ। अर्थ से सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। हर एक लेयर की एक बाउंड्री होती है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के लिए ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर के लिए स्ट्रेटोपोज, मीजोस्फेयर के लिए मीजोपॉज, थर्मोस्फेयर के लिए थर्मोपॉज कहते हैं।
ठीक है। और ये जो इनकी बाउंड्रीज होती हैं वो दिखाती हैं कि ये अर्थ से कितने किलोमीटर अबव हैं। ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर अबव होता है, स्ट्रेटोस्फेयर 50, मीजोस्फेयर 90, थर्मोस्फेयर 800 एंड 3000 किलोमीटर अबव होता है एक्सोस्फेयर। नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑल दीज। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? अर्थ के सबसे पास होती है। ये पोल्स पे 9 किलोमीटर होती है और इक्वेटर पर 17 किलोमीटर। thus इसका जो एवरेज थिकनेस होती है वो 13 किलोमीटर हम मान लेते हैं, लाइक इज सपोज टू बी द सेम। द एयर वी ब्रीथ इज प्रेजेंट इन ओनली दिस लेयर। जितनी भी हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं या फिर अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सब इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ही वेदर और सीजनल वेदर फिनोमिनन्स अकर होते हैं, मीन्स बारिश, समर, विंटर, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में देखने के लिए मिलेंगी। अदर देन दैट रेनफॉल, फॉग, हेल, स्नोफॉल दे आर जनरली लिमिटेड टू दिस लेयर। रेनफॉल, फॉग और हेल्स भी सिर्फ इसी रीजन में हमें देखने को मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर के रीजन में। इसमें क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द मास ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब अगर 100 गैसेस प्रेजेंट हैं तो फिर उसमें से 80 सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होंगी। द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट कितनी होती है? 50 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल। मीन्स ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर नहीं, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है दैट इज़ 50 किलोमीटर। यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं होते हैं, इसमें वेदर भी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, फॉग नहीं होता है, और इसीलिए जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको फ्लाई करने के लिए सबसे अच्छा रीजन है। इस लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट एंड इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर यानी गर्मी बढ़ती जाएगी। while the temperature may be -50 डिग्री सेल्सियस एट द लोअर जोन ऑफ द लेयर। मीन्स जो सबसे नीचे वाला लेयर का रीजन होगा वहाँ पर -51 डिग्री सेल्सियस होगा, और उससे आप जितना ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज मच वार्मर। इसीलिए क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टॉप ज़्यादा गर्म होगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है मीजोपॉज। सो इससे ऊपर वाली मीजोस्फेयर, सो इसकी बाउंड्री को हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। और इसकी जो हाइट होती है दैट इज़ 50 to 55 किलोमीटर एंड इट इज़ नोन एज स्ट्रेटोपॉज। अब ये जो बाउंड्री है स्ट्रेटोपॉज, उसकी हाइट कितनी होती है? 50 to 55 किलोमीटर्स। और द प्रेशर इज़ हियर 1/1000 टाइम। मतलब इस वाले रीजन से 1000 टाइम कम प्रेशर प्रेजेंट होगा इस स्ट्रेटोपॉज में। कमिंग फर्दर, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कौन सी लेयर होती है? जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है। इट राइजेस 80 to 85 किलोमीटर। और ये जो लेयर होती है इट इज़ मोस्ट मीटेराइट्स बर्न अप हियर। मीटेराइट्स आर बड़े लार्ज रॉकी मासेस जो स्पेस से अर्थ की तरफ आने की कोशिश कर रहे होते हैं इन द motion and speed and coming towards the earth. Large rocky substances, they are called as meteoroids. जो भी meteoroids आ रहे होते हैं towards the earth surface, mesosphere में वो most of the time burn हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सीवियर डैमेजेस। अर्थ को बचाते हैं ताकि उसको कोई हार्म ना हो। टेम्परेचर डिक्रीज इन द हाइट, मीन्स इसमें उल्टा होगा। स्ट्रेटोस्फेयर के जैसा नहीं होगा, जितना ऊपर आप जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ऊपर आप जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होगा। और इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ -85 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड एज मीजोपॉज। और जहाँ पर ये लेयर ख़त्म हो रही होती है उसे हम कहते हैं मीजोपॉज। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। जहाँ पर मीजोस्फेयर ख़त्म होती है उसके बाद थर्मोस्फेयर स्टार्ट होती है। अब थर्मो का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर। जैसा कि इसका नाम है, इसमें क्या होता है? रैपिडली विद द हाइट ऑफ इंक्रीज हाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। जितनी जल्दी हाइट बढ़ेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इसमें जो डेंसिटी होती है ऑफ एयर मॉलिक्यूल वो सबसे कम होती है। और यहाँ पर
जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। ये भी आयनोस्फीयर का एक पार्ट है। आयनोस्फीयर इज ऑल्सो अनदर लेयर, अनदर नेम ऑफ थर्मोस्फीयर। यू कैन से थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनोस्फीयर। इसकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है, दैट इज़ 80 किलोमीटर और द 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ की सरफेस से देखें तो 400 किलोमीटर और मीजोस्फीयर से सिर्फ 80 किलोमीटर ऊपर तक ये लेयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। इट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और ये लेयर किस में हेल्प करेगी? रेडियो ट्रांसमिशन में, वेव एमिशन में। रेडियो वेव्स जो प्रेजेंट होती हैं वो इस जोन में या लेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, एंड दे आर रिफ्लेक्टेड टू अर्थ सरफेस। कमिंग फर्दर, दिस इज द लास्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड एज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। फ्रॉम द एक्सोबेस, एक्सोबेसिस मीन्स जो बेस है थर्मोस्फीयर का या आयनोस्फीयर का, उसके ऊपर। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा। दीज गैसेज एक्सट्रीमली रेयर, ये दोनों गैसेज रेयर हैं, एंड फ्लोट इनटू द आउटर स्पेस फ्रॉम हियर, और यहाँ से आउटर स्पेस में आती और जाती रहती हैं। कमिंग फर्दर, अब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल होता है द टेम्परेचर ऑफ अर्थ? वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। कैसे टेम्परेचर चेंज होता है ऑन द अर्थ सरफेस? द एयर अराउंड अर्थ ब्रिंग्स द टेम्परेचर कंट्रोल ऑन द अर्थ सरफेस। जितनी भी एयर होती हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, वही एक रीजन का टेम्परेचर डिफाइन करते हैं कि वहाँ कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी। जितनी भी गैसेस सराउंड करती हैं अर्थ को, वो अर्थ के ब्लैंकेट की तरह काम कर रही थी। अब ब्लैंकेट क्या करता है? अगर आप उसको ओढ़ लो तो आपको वार्म बनाता है, गर्म करता है। इसी तरह गैसेस भी वर्क करती हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, हमें सन रेज से बचाती हैं और यूवी रेज को ट्रैप कर लेती हैं। तो जब यूवी रेज ट्रैप हो जाएंगी तो क्या होगा? अचानक से इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा अर्थ सरफेस का, एक लिमिटेड अमाउंट में ही बढ़ेगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, इसीलिए हमें क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा हीट से बचा रही हैं। और एट एक्सटेंसिव कोल्ड एट नाइट, क्योंकि अगर हमारी अर्थ पे इंसुलेशन होता है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी तो होती है। इंसुलेशन इज़ सनलाइट का अर्थ पे आना, एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज़ जितनी भी हीट रात के समय अर्थ ने अब्जॉर्ब की है उनका वापस से स्पेस में जाना। तो टेरेस्ट्रियल हीट को भी इंस्टेंटली अचानक से स्पेस में जाने से रोक देती है। तो इसीलिए क्या होगा? एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं होगा रात के समय। द हीट ऑफ सन वुड हैव डायरेक्टली हिट द अर्थ और बर्न ऑल ऑफ अस, और अगर ये एनवायरनमेंट ना होता तो सन की लाइट सीधे अर्थ पे आती और हम सबको एक बार में बर्न कर देती, जला देती। इसके अलावा एटमॉस्फेयर पार्शली अब्जॉर्ब्स एंड पार्शली डिसअपियर्स हीट कमिंग डाउन ऑन द सरफेस, और इसी के साथ साथ ये हीट अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि हम इंस्टेंटली बर्न आउट ना हो जाएं, और अर्थ के सरफेस को मेंटेन करता है। ऐसे ही रात को अर्थ को कूल डाउन भी करता है। नाउ इसीलिए क्या होता है? अर्थ इज़ नॉट फेसिंग द सन फ्रीजिंग पॉइंट बिलो, इसीलिए अर्थ की सारी चीज़ें फ्रीज नहीं हो जाती हैं, जम नहीं जाती हैं, बिकॉज ऑफ लूज ऑफ अ हीट ड्यूरिंग द नाइट। द एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू रिटेन हीट एंड अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द डे एंड ट्रैपिंग इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो अर्थ की कैपेबिलिटी होती है कि सनलाइट को उसने अब्जॉर्ब कर लिया और इंस्टेंटली नाइट टाइम में उसको डायरेक्टली स्पेस में नहीं जाने दिया, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कमिंग फर्दर, हमारा एटमॉस्फेयर हीट को प्रिवेंट करने, अर्थ को कोल्ड या वार्म रखने के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। व्हाट आर दीज? लेट अस सी। Atmosphere also provide the medium which helps the water vapors to move and cloud formation. Cloud के formation, it helps in formation of clouds. Clouds को बनने में help करती है, water vapors को carry करती है एक जगह से दूसरी जगह तक. We have heard about humidity.
अदर देन दैट ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, विच इज़ इन अर्लियर टाइम यूज टू मूव शिप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे कि हमने पढ़ा है, वी कैन यूज़ विंड मिल्स और विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस फर्दर इलेक्ट्रिसिटी और अदर सब्सटेंसेस। तो ये हमें क्या करती है, एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। टुडे इट इज़ रिसोर्स एज फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, और इसका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए। ऑल्सो द विंड टर्बाइंस, विंड टर्बाइन भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हेल्प करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करती हैं। एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटेरॉइड्स, ये हमें मीटेरॉइड से बचाता है और हमारी सरफेस पे आकर उनको हिट कर देने से भी रोकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बहुत सारे मीटेरॉइड सडनली आके अर्थ सरफेस को हिट करते और अल्टीमेटली अर्थ का ही एग्जिस्टेंस नहीं होता, अर्थ होती ही नहीं। कमिंग फर्दर, द फ्रिक्शन as they come in contact of the earth either of the atmosphere it break it apart, और जब भी बहुत तेज़ फ्रिक्शन से कोई भी मीटेरॉइड अर्थ की सरफेस में आ रहा होता है तो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और फिर ये पीसेस अर्थ के लिए उतने हार्मफुल नहीं रहते हैं। कमिंग फर्दर, this is the last thing which is greenhouse effect. If the plants are grown in in the glass house during the day, plants get light, और रात के समय क्या होगा, जब लाइट नहीं आ रही है तो सोलर हीट जो ट्रैप हो चुकी है ग्लास के अंदर वो उस पूरे के पूरे ग्लास को हीटअप रखेगी, और इसी की वजह से जो प्लांट होते हैं दे आर केप्ट इन वार्म ड्यूरिंग द डे एंड नाइट एज वेल, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनको एक बेटर ग्रोथ मिलती है, क्योंकि उनको अपनी डेली बेसिक नीड के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब जब प्लांट्स ग्लास के अंदर हैं तो जितनी भी हीट आई है वो सारी की सारी यहाँ प्रेजेंट गैसेज ने अब्जॉर्ब कर ली, और जितनी प्लांट्स को ज़रूरत थी उतनी प्लांट्स ने यूटिलाइज़ कर ली। अब नाइट टाइम में क्या होगा, ये जो गैसेज यहाँ प्रेजेंट हैं उनके पास हीट तो अभी भी है, गर्मी तो अभी भी है, और एक्सचेंज ऑफ हीट अकर्स टिल देन द टेम्परेचर इन बोथ द साइड्स इज़ नॉट इक्वल। जब तक सारे के सारे एरिया का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है तब तक एक्सचेंज ऑफ हीट चलता रहता है, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। सो ये गैसेस क्या करेंगी, इस हीट को प्रोवाइड करेंगी प्लांट्स को, ताकि ये प्लांट्स क्या कर सकें, फिर से फोटोसिंथेसिस कर सकें, और इस तरह से फैसिलिटेट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में। सो दिस वॉज द एंड ऑफ वीडियो. Hope you enjoyed the video. If you enjoyed it, hit the like button and subscribe the Storytellers for more such video. Thanks for watching. Signing off.